हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए एक पूरा का पूरा एक किसी रेपुटेड स्कूल का पेपर है, ठीक है। नाम डिस्क्लोज करूंगा नहीं। उस स्कूल के पेपर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आपके 11th क्लास में केमिस्ट्री में आएंगे। जो फॉर्मेट है सीबीएसई का, जैसे कि आपको पता है, उसके अंदर एमसीक्यूज भी आते हैं आज के टाइम में, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, केस स्टडीज भी आते हैं, और जो पहले का पैटर्न था, जो क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट थे, वो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो फॉर्मेट बना है, बिल्कुल बनाया गया है 23 से 24 के लिए, ठीक है। मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगा कि मैंने बनाया है, ठीक है। पेपर ये किसी अच्छे रेपुटेड स्कूल का है पेपर, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर आपको 33 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें सेक्शन ए के अंदर आपके पास एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे जो 1 नंबर कैरी करेगा। सेक्शन बी के अंदर आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स को कैरी करेंगे। सेक्शन सी के अंदर 7 आंसर होंगे, 7 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 3 मार्क्स को कैरी करेगा। और जो सेक्शन डी है आपका, जो केस स्टडीज के बेस पे होगा, 4 नंबर का होगा। उसके बाद आपका 3 क्वेश्चंस होंगे जो 5 मार्क्स को कैरी करेंगे। इसी तरीके से आपका बोर्ड का पेपर भी बनेगा, ठीक है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, ऐसी तरीके से। और हर सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंपलसरी होंगे। और क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर आपको लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज गिवन दे रखी होंगी। क्लियर बेटा, ओके। और कैलकुलेटर आप यूज नहीं करोगे, लॉग टेबल को भी यूज नहीं कराते आज के टाइम में। हमारे टाइम में लॉग टेबल देते थे कि भाई आप जो भी वैल्यू आ रही है आपकी लॉग की, उसको आप लॉग टेबल में देख के वैल्यू डाल के आंसर को निकालिए। यहाँ पे आज के टाइम में वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेपर को। सेक्शन ए है आपका। सेक्शन ए के अंदर आपका लिखा हुआ है द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, सारे के सारे 1 मार्क को कैरी करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन किसके अंदर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते क्या है, ठीक है। बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्ड का ही पार्ट है। जो एक ही मॉलिक्यूल होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, तो उसे बोलते हैं इंट्रा। और इंटर क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल अलग होगा, ये मॉलिक्यूल अलग होगा, इन दोनों के बीच में होगा, तो उसे बोलते हैं हम क्या, इंटरमॉलिक्यूलर। तो इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर बना के। सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने पड़ेंगे यहां पे, ठीक है। चलिए, वाटर का तो आपको पता ही है। वाटर जो होता है आपका H2O होता है, ठीक है। वाटर तो करेगा नहीं, क्योंकि वाटर दूसरे मॉलिक्यूल से जाके H बॉन्डिंग करता है। यह है आपका ओ नाइट्रोफिनॉल। ओ नाइट्रोफिनॉल, अगर आपने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा होगा चैप्टर 4 के लास्ट टॉपिक है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसके अंदर ये वाला एग्जांपल दे रखा है जो आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फॉर्म करता है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, O और H, फिर ये बेंजीन, और फिर इसके रिगार्डिंग ये वाली पोजीशन है नाइट्रो। तो नाइट्रो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ओके। यहां आपका पार्शियल पॉजिटिव आता है, यहां आपका पार्शियल नेगेटिव आता है। O और N में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, N की ज्यादा, O की ज्यादा होती है, तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ये वाला पॉजिटिव इस वाले के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसे बोलेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है, H बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो बिन देखे आप बता सकते हैं, यही होगा, ठीक है। पैरा जो होगा, आप बोलेंगे सर पैरा में भी तो ऐसा हो सकता है, तो पैरा का हम स्ट्रक्चर बनाए अगर हम यहां पे, तो पैरा ऐसा दिखेगा आपको, OH, नाइट्रो जो है इसके अकॉर्डिंग ये वाली पोजीशन नाइट्रो की होगी। तो ये वाला और ये वाला बहुत दूर दूर है इनके बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा। ये जो NO2 है वो दूसरे मॉलिक्यूल से बनाएगा, ये जो OH है वो दूसरे मॉलिक्यूल से बनाएगा। और यहाँ पे ये और NO2 जो है बिल्कुल पास पास में है, तो इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया उसे बोलते हैं हम आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आंसर है इसका बी। क्लियर, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है Which among the following has the highest dipole moment? तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है आपका, डाइपोल मोमेंट आपका डिपेंड ही करता है, डाइपोल मोमेंट पूरा का पूरा आपका डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब आप अगर फॉर्मूला देखना चाहें तो डाइपोल मोमेंट का Q इंटू R होता है, और Q किस पे आता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो सेंट्रल एलिमेंट देखिए भाई, किसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका नाइट्रोजन है, ठीक है, इसका ऑक्सीजन है, इसमें तो H और I दोनों हो सकता है, इसमें सल्फर। तो आपको पता है कि भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, उससे कम होता है आपका नाइट्रोजन, उससे ऑक्सीजन, उससे कम होता है नाइट्रोजन, उससे कम होता है आपका क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन।
तो मतलब इन दोनों के रिस्पेक्ट में, क्योंकि I और S तो आपका कहीं पे आएगा ही नहीं, और I जो है वो आपका 6th पोजीशन पे है, O जो है आपका 2nd पोजीशन पे है, तो आंसर होगा आपका वाटर। वाटर का सबसे ज्यादा डाइपोल होगा यहां पे। क्लियर बेटा? उसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। CO2 जो है आपका CO2 का मास देखेंगे तो कार्बन आपका 12 हो गया, और ये ट्वाइस ऑफ 16 इज 44 ग्राम्स हो गया। ठीक है, CO2 का। लेकिन CO2 के अंदर आपके ऑक्सीजन है कितने? 2 है, 2 ऑक्सीजन है इसके अंदर। तो आपका जो मास है ऑक्सीजन का वो हो गया 32 ग्राम्स। ठीक है, CO2 के अंदर जो O2 है, मतलब O कितने हैं? 2 है ना, तो 2 O का मास है आपका 32। तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा ऑब्वियस है कि भाई 44 है वो आधे से ज्यादा है, तो आधे से ज्यादा कौन सी वैल्यू है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो आपका यही हो जाएगा। वैसे परसेंटेज आपको निकालनी आती ही होगी। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए ना 44 का आधा कितना होगा? 22, और 22 से ज्यादा इसका मास है। ठीक है, इसका मतलब जो परसेंटेज है हाफ से ज्यादा वाला होगा। आपको यहाँ पे दिमाग भी यूज करना है, ज्यादा कैलकुलेशन मत करिएगा, दिमाग यूज करेंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि हाफ से मतलब 50% ज्यादा ही होगा, तो एक ही आंसर है आपका, वो होगा ए यहाँ पे। क्लियर? ओके, अब हम बढ़ते हैं आके ये 4th क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस। तो आपको पता है कि भाई पहला दे रखा है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी की होती है मोलल या फिर मोल पर केजी, और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी मोल होता है, नीचे भी मोल, और मोल कट जाता है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, मास परसेंटेज की होगी और इसकी भी होती है। क्लियर है? तो हमारा यहां पे जो होगा वो मोल फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? या फिर आप कह सकते हैं MCQ, हाँ यही होगा, मोल फ्रैक्शन। क्लियर बेटा? ओके, फिर हमारा अब आ गया ये क्वेश्चन है 5th। क्या रखा है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन K2MnO4। तो K की अगर हम यहां लिखें K2MnO4, तो K पे 1 चार्ज होता है, और 2 टाइम्स प्लस X प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू यहां कैलकुलेट करके आ जाएगी +6। ये आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो आंसर है यहां पे 6 इसका। क्लियर है? उसके बाद बोला गया है आपसे द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3p ऑर्बिटल इज। ठीक है, तो रेडियल नोड्स का जो फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड्स का जो फॉर्मूला है, नोड्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n - l - 1। ठीक है, ये होता है। तो इसकी n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू इसके लिए है 3। ठीक है, और p के लिए l की वैल्यू होती है 1। वैल्यू डालिए, 3 - 1 - 1 इज इक्वल टू 1। तो इसकी आंसर होगा 1। तो इसका रेडियल नोट होगा 1। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब ये 7th क्वेश्चन है आपका। A reaction A plus B gives C plus D and Q. Q is यहाँ पे हीट। ठीक है, is found to have a positive entropy. ठीक है, एंट्रोपी पाई गई यहाँ पे पॉजिटिव चेंज, मतलब डेल्टा S की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा एक बार। ठीक है, मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि भाई पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, और ये आपका पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। क्लियर है? तो एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव है। क्लियर है बेटा? तो इसको भी आप करके रखिएगा, है ना बेटा? ओके, फिर ये वाला भी आपका ये क्वेश्चन है N2 + 3H2 gives 2NH3 है यहाँ पे। ठीक है ना, इसके अंदर मिसप्रिंट है बेटा। ठीक है, और ये जो है आपका डेल्टा S दे रखा है नॉट का। ठीक है, एंथैल्पी दे रखी है बेसिकली। आपको बताना है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। ठीक है, तो इसका आंसर ही मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थर्मो का है, इजी है, बहुत स्टार्टिंग के पोर्शन के हैं, वो कर दोगे आप लोग। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आपका ये क्वेश्चन है कि कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है भाई? जब कोई भी कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड ऐसे बनता है जब कोई भी बेस H+ गेन कर लेता है। जब कोई भी बेस H+ गेन कर लेता है तो जो बनता है उसे कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। तो जस्ट लाइक जब कोई भी बेस जब H+ को ले लेगा तो जो बनता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हमारे यहाँ पे इसका बताना है हमें। तो NH3 ले लीजिए और NH3 पे H+ जोड़ दीजिए, तो
तो ये बन जाएगा आपका NH4 पॉजिटिव। क्लियर है, NH4 पॉजिटिव। तो जहां भी आंसर होगा उसको डाल दीजिए, आपका आंसर ये होगा। क्लियर है। उसके बाद फिर व्हेन टू रिएक्टेंट A एंड B आर मिक्स्ड टू गिव प्रोडक्ट C एंड D। ठीक है, ओके। तो रिएक्शन क्वोशिएंट Q, ये रिएक्शन क्वोशिएंट वाला है जिसमें ग्राफ बनते हैं। QC और KC जब इक्वल होते हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, और QC जो होता है जब बड़ा होता है KC से तो रिएक्शन बैकवर्ड होती है, और KC जब बड़ा होता है QC से तो फॉरवर्ड होती है। तो इसका भी आप आंसर मुझे बताएंगे। क्लियर बेटा, ओके। फिर आपका ये आपका 11th है। 11th ये आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड आपके कौन से होते हैं? डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्लियर, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें आपको फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो ये आपका अनसैचुरेटेड के लिए होता है, जिसमें आपको दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला आपका फॉर्म कर जाएगा। और ये आपका C4H8 है, तो ये आपका आ जाएगा एल्कीन के अंदर, जो फॉर्म करेगा। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है ना। तो जब जितने कार्बन है उससे अगर डबल हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, तो उसे आप बोलोगे क्या? एल्कीन। ठीक है ना, एल्कीन है। एल्काइन तो इसके अंदर है ही नहीं। लेकिन इसके अंदर ना अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड बोला है, तो अनसैचुरेटेड तो ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले से हम साइक्लिक एल्कीन फॉर्म कर सकते हैं, जो कि अनसैचुरेटेड बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए, उसको बनाता हूं मैं CH2 एंड CH2। तो ये आपका एक कंपाउंड बन गया, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, और साइक्लोब्यूटेन आपका बिल्कुल भी एक अनसैचुरेटेड नहीं है। तो यहां पे इसको लिखना चाहिए था कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं होंगे उसके रिगार्डिंग। ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी है क्वेश्चन वो सही है, बच्चे कर लीजिएगा आप लोग उसको। ठीक है ना बेटा, इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा, 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कंपाउंड। सॉरी, तो कंपाउंड का सबसे पहले हम एक प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, CH हो गया, और एक स्पेस CH3 हो गया, और एक स्पेस CH3 हो गया। ठीक है, ये H है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का आपको नाम बताना है। तो इस कंपाउंड का अगर नाम करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑन। तो ये वाला इसका नाम है 3-मिथाइल। ठीक है बेटा, 3-मिथाइल जो लिखा हुआ है ब्यूटेन 2-ऑन, ब्यूटेन 2-ऑन इसका नाम है बेटा। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका ये वाला। सही है बेटा। 12 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। उसके बाद आपके हैं डायरेक्शन में ईच ऑफ द क्वेश्चंस कंटेन 2 स्टेटमेंट, वो असर्शन रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा और इसके आंसर ऐसा आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लीजिएगा। मैं यहां से इसको स्टार्ट करता हूं। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स है इसके अंदर? पहला, दूसरा, ठीक है, ये और ये आपका है चौथा। ठीक है, तो 4 दे रखे हैं आपके इसी के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका असर्शन यहां से होगा। ठीक है, पहला आप देख लीजिए, यहाँ पे गलत दे रखा है थोड़ा सा, तो सही कर देते हैं इसको, कोई परेशानी नहीं है। ये A हो गया, सही है। ठीक है, B हो गया, इसको हम C कहेंगे। ठीक है बेटा, ये C हो जाएगा, और D आपका ये वाला है। ठीक है ना, तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। पहली स्टेटमेंट क्या है कि भाई असर्शन जो है और रीजन दोनों के दोनों सही होंगे, और जो रीजन होगा वो असर्शन का बिल्कुल अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, जो भी मतलब असर्शन इज लाइक एक स्टेटमेंट है, और रीजन उस स्टेटमेंट का क्या वो सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो पहला वाला वो होगा। दूसरे वाला क्या है कि भाई बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं। ठीक है, बट रीजन जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी? असर्शन की। फिर सी आपका क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों को दोनों गलत है। फिर अच्छा 3 ही दे रखी है इसके अंदर, 3 ही दे रखी है। चलिए कोई बात नहीं, तो 3 के रिगार्डिंग करते हैं हम। ओके हाँ तो 13 का जो पहला आपका असर्शन है, इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी है आपकी? एक है हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है ना, इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टॉलिन वुड हैव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन बेंजीन। तो पहले देख लेते हैं इसको बना के। ठीक है, तो बेंजीन आपका इस तरीके से होता है बेटा, बेंजीन,
और टोलुइन इज बेंजीन के ऊपर CH3। टोलुइन इज व्हाट? बेंजीन के ऊपर CH3। बोला गया इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टोलुइन वुड हैव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन बेंजीन। तो जो आपका टोलुइन का CH3 है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। फिर बोला गया मिथाइल ग्रुप हैज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मतलब डोनेटिंग, हाँ बिल्कुल इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका ए और आंसर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो ए का बिल्कुल अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है बेटा, यहाँ पे क्लियर है। ओके, फिर 14 पे आते हैं आपका। 14 में आपको बोला गया है कि भाई ये कंपाउंड है और ये इज मोर स्टेबल देन दिस, ठीक है। तो C ये कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी है, और सेकेंडरी के दोनों साइड में बेंजीन है। बेंजीन है तो दोनों साइड से रेजोनेंस को लेके आएगा, रेजोनेंस को लेके आएगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इसमें, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहां भी ये बेंजीन है, यहां भी ये बेंजीन है, इसमें बस एक ही बेंजीन है, तो इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें बस एक ही रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होता है ऑब्वियसली उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो रीजन देखते हैं, बिकॉज इसके अंदर हैज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल, तो इसके अंदर ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की बिल्कुल अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ओके, उसके बाद बोला गया है आपका 15th है द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इन द ऑर्डर ऑफ RI, RBr, RCl, ठीक है, ये 3 दे रखे हैं, ठीक है। रिएक्टिव, तो रिएक्टिविटी को पहले चेक कर लेते हैं। आर यहाँ पे कार्बन की चेन है, ठीक है, आर यहाँ पे बेटा है कार्बन की चेन, तो आर इज कार्बन, तो कार्बन और पहला है I के बीच में बॉन्ड है, दूसरा कार्बन और Br के बीच में बॉन्ड है, फिर कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन का साइज इतना है, इसका मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं, लेकिन इन तीनों में I का साइज बहुत बड़ा है, Br का उससे छोटा है, और इसका थोड़ा और छोटा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी और छोटी होगी, इसकी सबसे छोटी होगी, तो ये वाला जल्दी टूट जाएगा, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर तो आपको बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, इससे कम, इससे कम, बिल्कुल, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा होगी वो जल्दी टूट जाता है और जल्दी रिलीज करके वो रिएक्शन को परफॉर्म करता है, क्लियर है। ओके, इसके बाद बोला गया है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CI, CBr, CCl फॉलो द रिवर्स ऑर्डर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल सही, जितना रिएक्टिव होगा रिएक्टिविटी ऐसे बढ़ेगी, ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ेगा। इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है तो ये ज्यादा का, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा खासा होगा, मतलब अच्छा खासा मतलब ये ज्यादा देर तक टिकेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोनों के दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, और परफेक्ट उसकी एक्सप्लेनेशन है, क्लियर। ओके, उसके बाद हम आते हैं असर्शन की इस वाले पे। बोला गया है द CC डिस्टेंस इन C2H4, मतलब ये है आपका CH 1 2 3 CH, ठीक है, इज शॉर्टर देन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो भाई आपको पता है अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घट जाती है, तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, ठीक है। इसलिए असर्शन तो बिल्कुल सही है। फिर बोला गया द 2 एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय 1 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड एंड 2 वीक पाई बॉन्ड्स, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों, इसमें सब कुछ सही है बेटा, सारे एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्लियर। उसके बाद आप आते हैं इन कंपाउंड्स पे, आप देखिए सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस है और ये 2-2 मार्क्स को कैरी करेंगे, क्लियर है। तो हमने 16 क्वेश्चंस कर लिए इसके। अब आते हैं हम 17 पे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज लाइक डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग BSCPR थ्योरी। तो हमें यहां पे इसको शेप बतानी है, इसकी ज्योमेट्री नहीं, शेप जो बिन लोन पेयर के उसकी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे AS जो है आपका वो नाइट्रोजन वाले ग्रुप में होता है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेम इसके भी आर्सेनिक के भी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। बॉन्ड कितने बना रहा है? 3 बना रहा है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन इस पे ऐड हो रखे हैं, ठीक है। तो बचे कितने इस पे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 1 लोन पेयर होगा इस पे। तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा AS एक H, दूसरा H और ये तीसरा H, ठीक है, और 1 लोन पेयर। तो इसकी जो ज्योमेट्री तो इसकी होगी टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडेशन इसकी sp3 हो जाएगी, जो कि हमें बतानी नहीं है, लेकिन जो शेप होगी वो उसकी होगी ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल।
ठीक है, ये पिरामिडल। इसकी देखिए बेटा, ज़ेनन एक तरह का नोबल गैस है, सेंट्रल एलिमेंट को देखना है। ज़ेनन एक तरह का नोबल गैस है, नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड कितने बना रहा है ये 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ज़ेनन की बिजी है, तो बचे कितने 4 के आधा कर दीजिए, उतने लोन पेयर हो गए। तो इस पे 2 लोन पेयर हो गए, स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा कुछ ऐसा, एफ 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 ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर। दिस इज व्हाट, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है, तो इसकी शेप निकल जाएगी। क्लियर। उसके बाद आपको व्हाई डू वी प्रिफर मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी फॉर द एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्योंकि जो मोलैरिटी है, मोलैलिटी जो है, मोलैरिटी को यहां लिखते हैं स्मॉल m को, इसका फॉर्मूला होता है NB मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का, और ये होता है WA मतलब सॉल्वेंट का मास, और ये ग्राम में है। तो यहां पे देखेंगे तो ये भी मास है, ये भी मास है, पूरा का पूरा मास है। मास होता है मोलैलिटी के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो मोलैलिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी में सेम ऐसी रहेगा, बस इसकी जगह क्या आता है, वॉल्यूम आ जाता है। क्या जाता है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होगा तो ऑब्वियसली मोलैरिटी पे भी असर पड़ता है। क्लियर बेटा। फिर यहाँ पे आपको केसी और केपी के बीच में रिलेशन ड्राइव करनी है, जो कि आपकी रिलेशन होती है केपी इज इक्वल टू केसी RT की पावर डेल्टा NG, ठीक है ना। ये वाली आपको ड्राइव करनी है, जो कि एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल मिल जाएगी। फिर आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी टू अटैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो जिससे अटैच है उसके इलेक्ट्रॉन भी अपने साइड में खींच लेगा, तो ऑब्वियसली अपने ऊपर चार्ज कर लेगा एक बार नेगेटिव। जो सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, उससे कम होती है प्रेडिक्टेबल में ऑक्सीजन की, उससे कम होती है आपकी नाइट्रोजन की, उससे कम होती है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो 6 आपको याद रखने हैं। और वो किस पैटर्न में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की याद रखिएगा, हम ऐसे याद रखते हैं, फोन CBI। क्लियर है। तो फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लेकिन ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, ये BR है, ठीक है ना। तो इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, तो जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नॉन मेटल्स की ही होती है। और जब कोई भी नॉन मेटल अगर पहला इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस टाइम एनर्जी उसकी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर पॉसिबिलिटी है लेने की, तो अगर वो स्टेबल नहीं बना है अभी, ठीक है, तभी वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से। मतलब पहली जो है वो जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा कोई भी एलिमेंट, तो एक्सोथर्मिक, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो एंडोथर्मिक, तीसरा लेगा तो और एंडोथर्मिक, चौथा लेगा तो और एंडोथर्मिक होता है। तो मतलब पहला बस एक्सो होगा, बाकी के जितने भी होंगे वो सारे के सारे एंडोथर्मिक होंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा जब वो स्टेबल बन जाए, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बन सकता है। फिर यहाँ पे आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बता ही देंगे। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आइसोथर्मल और आइसोबैरिक के बारे में आप बता ही देंगे। इसके में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्लियर बेटा। तो ये आपके यहाँ पे सेक्शन बी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए बेटा, ये है आपका सेक्शन सी, जिसके अंदर अब आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेंगी, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस में नहीं मिलेगी, जितने क्वेश्चंस में वो पेपर के अकॉर्डिंग है वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका 22, यूजिंग MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंपेयर द बॉन्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ O2 पॉजिटिव एंड O2 ऊपर एक नेगेटिव, ठीक है ना। तो बॉन्ड एनर्जी आपकी क्या होती है भाई, जिस बॉन्ड के अंदर, जिस मॉलिक्यूल के अंदर आपके ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। जिसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। और मैग्नेटिक बिहेवियर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पहचान सकते हैं। अगर किसी के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो पैरा होगा, जिसपे नहीं है वो डाया होगा। क्लियर। तो इसके आप MOT स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सबसे पहले कैसे बनता है भाई, देख लीजिए। ये सिग्मा 1s फिर इससे ज्यादा होता है सिग्मा स्टार 1s, फिर इससे ज्यादा होता है सिग्मा 2s, फिर इससे ज्यादा होता है सिग्मा स्टार 2s, फिर इससे ज्यादा होता है आपका फिर इंक्रीज करता है, ऑर्डर निकलता है आपका ऑक्सीजन के लिए 1 2 2 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा
पाई सॉरी सिग्मा, ये सिग्मा 2p(z), फिर सॉरी ये ऐसा ऑर्डर आएगा, फिर आपका आएगा 2 पाई का 2px, फिर इसकी एनर्जी बराबर होती है 2py के, फिर इसकी थोड़ी ज्यादा होगी, अब एंटी बॉन्डिंग आ जाते हैं आपके 2px इज इक्वल टू स्टार में फिर पाई 2py, और इसका ज्यादा होगा फिर 2 सिग्मा का 2pz से। क्लियर है, एंटी बॉन्डिंग है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आपको अगर भरने हैं तो O और O, ठीक है, ए पे पॉजिटिव ले लेते हैं, इस पे हो गए 7 और इस पे हो गए 8, तो टोटल भरने हैं आपको 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 2 2 2 2 यहां 8 हो गए, 8 फिर 2 फिर 2 10 12 13 14 और यहां पे आपका एक हो गया 15। तो यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये होगा आपका पैरामैग्नेटिक। क्लियर, तो पैरामैग्नेटिक आप इससे पहचान जाएंगे। उसके बाद आपका अगर इसकी बात करें तो इस पे होंगे आपके कितने, ये 15 है तो इस पे 17 होंगे, मतलब ये भी 2 हो जाएगा और इसमें 1 हो जाएगा। क्लियर, ओके क्लियर। चलिए तो यहां पे आपके पास दोनों के पास चाहे ये हो या फिर ये हो, दोनों के पास आपके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक होंगे, दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक हैं। उसके बाद आप इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिएगा। आपको पता ही है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला Nb - Na/2 होता है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा आपका उसकी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। क्लियर, ओके। फिर आपका ये 23 क्वेश्चन है बेटा, 23 आपका मोलारिटी पे बेस है। ठीक है, आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे इसको। फिर आपका ये बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको हम करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो आपको बताया होगा कि भाई रेडॉक्स से ना बैलेंसिंग इंपॉर्टेंटली आती ही आती है। क्लियर, तो इसको हम करके देख लेते हैं। क्या देखिए यहां पे H पे +1 चार्ज होगा, यहां पे ये पैरोक्साइड है तो -1, यहां पे +2 है, यहां पे ये +3 है, यहां पे +1 है, यहां पे -2 है। क्लियर है, तो इसको हाफ रिएक्शन में तोड़ देते हैं हम। Fe आपका Fe2+ कन्वर्टिंग इनटू Fe+3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर रहा है, तो ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। और जो दूसरा है आपका H2O2 आपका कन्वर्ट हो रहा है H2O के अंदर, और मीडियम आपको बोल रखा है कि एसिडिक है, मतलब एसिडिक है तो आप H+ एंड H2O का यूज कर सकते हो इसमें बैलेंस करने के लिए H और O को। क्लियर, ओके। तो यहां पे एक O पे है -1 और यहां पे एक O पे है -2, तो पहले 2 O बैलेंस कर देते हैं। देखिए बैलेंस कर दिए O, यहां भी 2 हो गए, यहां भी 2 हो गए, तो एक पे -1 -2, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, फिर यहां पे O बैलेंस हो गया, बचे H, यहां पे 4 है, यहां 2 है, तो यहां पे 2H+ को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट गए, बाकी इक्वेशन जो होगी आपकी बैलेंस हो जाएगी। क्लियर, ओके। तो ये 24 हो जाएगा। इसके बाद आपका है स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विद मैथमेटिकल इक्वेशन। तो हाइजेनबर्ग की स्टेटमेंट आपको पता ही है कि भाई किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आप एग्जैक्ट उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। लेकिन आपको न्यूमेरिकल में कोई भी पार्टिकल दे देगा, मैक्रो या माइक्रो कुछ भी दे देगा। एनसीईआरटी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहां हम सॉल्व कर देते हैं इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। क्लियर, ओके। ये 25 है। हाँ, तो इसकी स्टेटमेंट, इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है डेल्टा x डॉट आपका m डेल्टा v, और न्यूमेरिकल जब यूज करते हैं तो इक्वल डाल देते हैं, और मैथमेटिकल इक्वेशन में ऐसे इक्वल टू होता है, ये ग्रेटर देन होता है, और h/4 पाई। क्लियर है, ओके। तो यहां पे आपको m की वैल्यू दे रखी है, ये है। ठीक है, आपको स्पीड दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड, 45 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी एक्यूरेसी 2% है। तो ये आपको v डेल्टा v नहीं दे रखा, v दे रखा है, v आपका ये है। तो इसको डेल्टा v अगर बनाना है तो 2% एक्यूरेसी से, तो इसका 2% निकाल दीजिए, तो 45 × 2/100, तो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा v की 0.9। ठीक है, यहां पे डाल दीजिएगा। ठीक है,
और आपको निकालना है अनसर्टेनिटी x, ये निकालना है। और h की वैल्यू आपको पता ही होती है 6.626 10 की पावर -34 होती है। डाल के आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। क्लियर है? पाई की तो वैल्यू आपको पता है। फिर 26 क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट विद एग्जांपल। कॉमन आयन इफेक्ट आपको पता ही होगा क्या होता है। अच्छा, कोई भी रिएक्शन है, जैसे सपोज हम कहते हैं कि भाई मेरे पास A + B है, ठीक है, और ये रिएक्शन चल रही है आपकी इक्विलिब्रियम में जो C+D बना रही है। अब ऊपर से मैं क्या डालता हूं, मेरे पास रिएक्टेंट साइड में A है, फिर से मैं A डाल देता हूं ऊपर से, बाहर से, तो दोनों में कॉमन आयन क्या हो गया, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, कॉमन आयन है बेसिकली। तो A की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। A की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो किस साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, रिएक्टेंट साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। तो जो आपका बीच में Kc था जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, तो वो आप डिस्टर्ब होके Kc को कहां शिफ्ट कर देगा, फॉरवर्डली। तो ये आपका कॉमन आयन इफेक्ट है। मतलब किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में एक कॉमन आयन इफेक्ट डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग लीचेट लेयर प्रिंसिपल वहां पे लगता है और रिएक्शन को वो फिर काउंटर एक्ट करता है। क्लियर? उसके बाद यहां पे आपको ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है एक रिएक्शन का। फिर बोला गया है व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो रिएक्शन वही है, उसकी रिवर्स रिएक्शन का निकालना है। तो सपोज मैं कहता हूं कि ये एक रिएक्शन है, ए से आपकी बी बन रही है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम है और इसकी के की वैल्यू है 4, ठीक है। अब मैं इस रिएक्शन को बी ऐसे लिख देता हूं, तो इसके लिए जो k निकलेगा वो डैश क्या देता हूं और वो 1/k होगा, मतलब 1/4 रेसिप्रोकल हो जाता है बेसिकली। तो 1/4 = 0.25 हो जाएगा। फिर बोला गया व्हाट इज एसिडिक बफर विद एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो एसिडिक बफर क्या होते हैं? एसिडिक बफर जब बनते हैं जब कोई भी वीक एसिड मिलाया जाता है, जब कोई भी वीक एसिड मिलाया जाता है किसके साथ, उसी वीक एसिड के सॉल्ट के साथ जो बना है स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है। तो ये आपका एसिडिक बफर होता है। जस्ट लाइक मैं सपोज कहता हूं कि भाई मेरे पास ना एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये वीक एसिड, जब सबको पता है कार्बन का एसिड आपका वीक एसिड होता है, इसको मैं WA डाल लेता हूं, ठीक है, इसको मिलाता हूं, इसी का सॉल्ट बनाना है। अब भाई एसिड का सॉल्ट कब बनेगा, जब उसको बेस से रिएक्ट कराएंगे, लेकिन बेस आपको डालना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। तो मतलब इसके साथ अगर मैं NaOH डाल दूं तो मेरा बन जाएगा सॉल्ट ये, देखिए। तो ये दोनों मिलके आपका बना देंगे एसिडिक बफर। एग्जांपल आपके सामने है। क्लियर है? फिर आपको बोला गया आपको pH की वैल्यू गिवन दे रखी है 4, आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है H+ की और OH की भी। क्लियर है? तो pH पता है, वो ऑब्वियसली निकल जाएगी, फॉर्मूला सबको पता होगा आपको, pH = -log(H+) होता है, ठीक है। तो pH 4 है, इसको माइनस उधर भेजता हूं और इधर एंटी लॉग कर देता हूं, एंटी लॉग। तो -4 का एंटी लॉग निकाल दीजिए, H+ आ जाएगा आपका, ठीक है। एंटी लॉग आप लोगों को वैल्यूज गिवन दे रखी होगी। और अगर आपका pH अगर 4 है तो POH कितना होगा, 10 होगा। तो 10 के लिए ऐसे ही निकाल लीजिएगा, log POH = -log(OH-), ठीक है, ऐसे करके निकाल लीजिएगा आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे। फिर आप 27 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, विच वन इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा भाई, यहाँ पे तो रेजोनेंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो हमेशा एसिडिटी को बढ़ाता है। एसिडिटी को बढ़ाने वाला ये NO2 दिख रहा है आपको, NO2, ये NO2 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये तो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये वाला आपका ज्यादा स्टेबल होगा और एसिडिक भी यही ज्यादा होगा। फिर यहां आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके अंदर कि भाई आपके पास फिनॉल है, फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है आपको। तो यहां बना के दिखा देते हैं, देखिए, तो इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, देखिए यहां बना देते हैं। ये आपके पास है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल बेसिकली क्या होता है, O के पास ये होता है, जब ये H+ आयन लूज कर देगा तो बन जाता है आपका फिनॉक्साइड। जब ये H+ आयन लूज कर देगा तो एरो ऐसा बनाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज्यादा है तो O पे हो जाएगा नेगेटिव, यहां पे ऐसे, ठीक है। और ये H+ आपका निकल चुका है, H+ निकल गया। क्लियर है? ओके। अब O पे नेगेटिव है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, तो यहां पॉजिटिव इनमें डबल बॉन्ड बन जाएगा। अभी ऐसा साइन बना लीजिए, ये O बॉन्ड टूट चुका है, यहां नेगेटिव हो गया, यहां पे ये ऐसे हो गया। क्लियर है? तो यहां नेगेटिव तो यहां होगा पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये O ऐसे, ठीक है। फिर यहां पे आपका बन गया डबल बॉन्ड, यहां पे हो गया नेगेटिव और ये ऐसे, यहां नेगेटिव है तो यहां होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा O, ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये नेगेटिव, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा दोबारा, ये। तो
तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है। फिर बोला गया है ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सुइन। ठीक है, तो आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, वैसे यहां बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। इजी क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हेक्सुइन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो हेक्सुइन बेसिकली क्या होता है, ये पहला 2 कार्बन हो गए, तो एक साइड को लेते हैं हेक्स2, मतलब एक CH3 ले लेते हैं, ये H ले लेते हैं, और एक साइड ये 3 हो गए, और ये हो गया C3H7 और ये H हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हेक्सुइन का वैसे स्ट्रक्चर है, और इस प्लेन से ये नीचे वाला सेम है, तो ये सिस हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसको यहां भेज दूं और इसको यहां भेज दूं तो ये ट्रांस बन जाएगा, तो ये ऐसे वाला सेम हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो फिर बीपी ज्यादा किसका होगा, बीपी उसका ज्यादा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। डाइपोल किसका है भाई ज्यादा, डाइपोल हमेशा सिस का ज्यादा होता है, क्योंकि बॉन्ड कटते नहीं है, क्योंकि क्रॉस एंगल में नहीं होते। ठीक है ना। जैसे ये CH3 यहाँ पे है, अगर इस H को मैं यहां लगा दूं तो ये और ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो डाइपोल कट जाएगा, इसका डाइपोल और इसका डाइपोल कट जाएगा, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा नहीं होगा। क्लियर। फिर आपका ये है आपका डी जो 29 है। देखिए ये पूरी की पूरी थ्योरी होगी आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा, IUPAC के बारे में देखा। बेसिकली आपको क्या है ना कि कंपाउंड्स के बारे में आपको देखना पड़ेगा जनरली इसके अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ते हैं कंपाउंड्स के। ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन है पहला कि भाई राइट द IUPAC, इस कंपाउंड का IUPAC बताना है आपको। तो ये हो गया पहला, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8 और ये 9 हो गया। ये आपका 7 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, और 5 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, और पहले पे ये है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिएगा 7 मिथाइल। ठीक है, और नॉन 4 इन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम होगा। फिर बोला गया इसके अंदर राइट द नेम ऑफ द आइसोमर विच द फॉलोइंग कंपाउंड के बीच में कौन कौन सा है, तो उसका नाम कर लेते पहले। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, इसका हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल। पोजीशन आइसोमर है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप है या सफिक्स है उसकी पोजीशन वेरी कर रही है। क्लियर है। फिर बोला गया है व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल एग्जांपल के साथ। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आपके होते हैं बेटा जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, जिसपे जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आपके होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स ले लीजिए, H+ हो गया जैसे, ठीक है, AlCl3 हो गया जैसे। ठीक है, इसमें ले लीजिए आपका, इसको इससे डिनोट करते हैं, OH नेगेटिव हो गया, NH3 हो गया, ETC लोन पेयर NS पे, तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल हो गए। क्लियर बेटा। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आप बहुत इजीली अच्छे से डिफाइन करिएगा नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टेटमेंट अच्छी सी, जस्ट लाइक इट स्टेट्स दैट। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द, इस तरीके से आप इसको स्टेटमेंट को लिखिएगा। क्लियर। फिर आपको बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3-ऑक्सोपेंटेनॉल। ठीक है, यहां बना देते पहले। ठीक है, ये नाम है, तो पहले कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5। एल्डिहाइड है लास्ट वाले पे, पहला दूसरा तीसरा, 3 पे ऑक्सो है, बस बना दीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, फिर बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं इस साइड में। तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, और ये हो गया आपका H यहां पे, और ये हो गया H, ये हो गया H, और ये हो गया H। ठीक है, तो पहले सिग्मा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिग्मा हो गए 9, और 1 2 पाई हो गए 2, खत्म, 2 पाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करिएगा। चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं क्या है इसके अंदर भी, है ना। तो सीधा सीधा इसके अंदर पढ़ लेना पहले। ठीक है, क्या क्या रखा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पहले इसको प्रेडिक्टेबल यहां बना लेते हैं, हल्का सा यहां पे बनाता हूं मैं प्रेडिक्टेबल। ठीक है बेटा, इतना ठीक है ना। ओके, देखिए प्रेडिक्टेबल बेसिकली आपको दिखता है ऐसे है,
ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये आपका S होता है, ये आपका P होता है, सॉरी D होता है, और D को ट्रांजिशन कहते हैं, आप सबको पता होगा पहले ही, और ये आपका P होता है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये वाले हैं 6, ठीक है, ओके। फिर बोला गया विच ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट ट्रांजिशन किसको कहा था? डी ब्लॉक एलिमेंट को। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर बोला गया राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड, ठीक है, थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड है, ठीक है। थर्ड पीरियड में 16th एलिमेंट, ठीक है, तो ये आपका 18 होता है, ये 17th होता है, ये 16 होता है। तो इसके अंदर ये सल्फर हो गया बेटा, सल्फर, ठीक है, सल्फर हो जाएगा। और ये वाला आपका ये आपके 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका ट्राई करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लियर? ओके। फिर आपको बोला गया है कि भाई आपको ई है, लास्ट है आपका सेक्शन, जो 5-5 नंबर कैरी करेंगे। डिफाइन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कोई भी एक मोल सब्सटेंस जब फॉर्म होता है तो उसमें जो एनर्जी लगती है क्या निकलती है बेसिकली एक्सोथर्मिक होता है। तो उस पूरे प्रोसेस को, ये एंथैल्पी को हम बोलते हैं क्या? एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एग्जाम, इसका भी आंसर बताइएगा मुझे। अब यहां देखेंगे तो ये हैश लॉ है, ठीक है, हैश लॉ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैश लॉ को तो करके ही जाइएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। हैशेस लॉ, हैशेस लॉ, हैश लॉ है बेटा ये, ठीक है। फिर आपका फिर ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जब एक मोल किसी भी सब्सटेंस को हम कंबस्ट करते हैं, और कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, यही पता है सबको। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम, तो यहां पे चलिए इसको कर देते हैं बेटा, इस वाले को देखिए, यहां पे इन ए प्रोसेस हीट, इतनी हीट मतलब Q इज एब्जॉर्ब, तो प्लस में 710 जूल, ठीक है, और वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क बाय नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका 394 जूल्स, और आपको निकालना है डेल्टा U। तो फ्लोट आपको पता ही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या कहता है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस ये, है ना, तो ये निकालना है, ये वैल्यू आपको पता है, ये वाली पता है, निकल जाएगा, खत्म कर लीजिएगा, आंसर जो भी आएगा, है ना, ठीक है। 307 समथिंग मेरे ख्याल से आंसर आएगा आपका इसका, ठीक है बेटा, ओके। यहां पे आपके पास फॉर्मूला आपको बताना है कि स्पॉन्टेनियस, तो इसमें 2 फॉर्मूलाज यूज होंगे बेटा। एक तो आपका डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड में यूज हो गए सारे, स्टैंडर्ड में, ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला आपका डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, ठीक है, स्टैंडर्ड। तो इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, और निकालना आपको ये है। ये निकालने के लिए आपको ये और ये सब पता होना चाहिए। टी तो मुझे पता है, स्टैंडर्ड है, तो टेम्परेचर मेरा 298 केल्विन हो जाता है, लेकिन डेल्टा एस नहीं पता, तो सॉरी डेल्टा एच नहीं पता, डेल्टा एस की वैल्यू तो दे रखी है, तो डेल्टा एच निकलेगा मेरा, डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एनजी निकाल लेंगे, आर की वैल्यू मुझे पता ही होती है, टी पता ही होता हो मुझे, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। प्रोडक्ट यहाँ पे बैलेंस करके इसको, है ना, तो ये 2 है, शायद 2 होता है, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 3, तो -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसको निकाल लीजिएगा। क्लियर बेटा? इस तरीके से क्वेश्चंस को भी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, एन पेंटेन हैज अ हायर बीपी देन आइसो, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग हमेशा क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को कम करता है, क्लियर, और मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है। फिर बोल रहा है मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड या सिंथेसाइज्ड फॉर वुड्स रिएक्शन से बाय वुड्स रिएक्शन, तो कभी भी इवन ऑड नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन फॉर्म नहीं होते, क्योंकि हमेशा वुड्स में डबलिंग होती है, डबलिंग हमेशा नंबर ऑफ कार्बन को इवन करती है, इसीलिए। क्लियर? फिर कंप्लीट द फॉलोइंग, इसको भी कर देते, चलिए कंप्लीट। ये तो इसमें आपका बन जाएगा बेंजीन, ठीक है, रिएक्शन करा रखी होगी, ये क्लोरोबेंजीन, ये बन जाएगा आपका एमआर रूल लग जाएगा यहाँ पे, एमआर रूल मार्कोनिकॉफ, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 OH और ये CH3, ठीक है। फिर बोला गया है कि प्रोपेनॉल और पेंटेन 3 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का, ठीक है, ओजोन लिसिस का है। उसके बाद बोला गया है इन दोनों में से आपको 2 करने हैं, तो वुड्स रिएक्शन 3 करने हैं, वुड्स रिएक्शन
CH3Cl प्लस CH3Cl एनहाइड्रस Al2Na ड्राई ईथर के साथ, तो ये और ये निकल जाएगा Na के साथ, ये दोनों अटैच होते हैं तो एल्केन बन जाएगा 2 कार्बन का। ठीक है, फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होती है, बेंजीन पे लगा दिया हमने CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बन जाएगा आपका एसिटोफिनॉल। क्या बन जाएगा? बेंजीन पे COCH3 एसिटोफिनॉल। फिर हक्कल-सूल आपको स्टेट करना है भाई, एरोमेटिक कंपाउंड्स को प्रेडिक्ट करता है, उसके 4 पॉइंट्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। पहला के साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा हर कार्बन पे जो हाइब्रिडेशन होने चाहिए वो आपकी sp2, फिर वो ट्रायगोनल प्लेनर होगा, फिर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन होना चाहिए, 4n+π2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फिर एंटी मार्कोनिक एडिशन भी आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। ठीक है, फिर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, हाउ इज द कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन 10, तो ये है आपकी ये, क्योंकि ये स्टेबल बनता है, फुली फिल्ड बन जाता है ना। ये थी वैसे, एक मिनट, जो कॉपर है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन, और अगर हम देखें 3d9 4s2 होगा। ठीक है, 4s2, लेकिन ये GS है, GS मतलब ग्राउंड स्टेट, लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है तो ये बन जाता है 3d10 4s1, जो कि आपकी एक्साइटेड है और फुल्ली फिल्ड है और स्टेबल होगा। ठीक है, आर्गन की, क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से ये वाली एक्साइटेड है, ये बनती है। फिर बोला गया है, ये तो बता देंगे आप लोग, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में 2 डिफरेंस। फिर कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन रेडिएशन, तो फ्रीक्वेंसी आपको म्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, यहाँ दे रखी है वैल्यू, तो एनर्जी निकालनी है, E इज इक्वल टू 1 मोल के लिए NH म्यू। 1 मोल फोटोन दे रखा है 6.022 10 की पावर 23 H, 6.626 इंटू 10 की पावर -34, और म्यू की वैल्यू ये दे रखी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका एनर्जी आ जाएगी। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए ये सारा का सारा आपका एनसीईआरटी का है, आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर बेटा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही 1-2 सैंपल पेपर में और आपको सॉल्व करा दूंगा। ये सैंपल पेपर नहीं है, बेसिकली एक रेपुटेड स्कूल का पेपर है। ठीक है, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर।